की इसको कॉम्पिटेंसी दे रखी है। इससे पहले की जो सीआरपीसी थी 1898 की, उस 1898 में एक ही व्यक्ति था जिसके पास में जुडिशियल पावर्स थी, उसी के पास में एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट्स की भी पावर हुआ करती थी। इसका मतलब ये हुआ कि एक ही व्यक्ति है जो जुडिशियल मैटर्स को भी डील कर रहा है और एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट्स के मैटर्स को भी डील कर रहा है। जबकि कॉन्स्टिट्यूशन क्या कह रहा है, हमारा संविधान का एक अनुच्छेद है जो ये बताती है कि राज्य ये प्रयास करेगा कि कार्यपालिक मैजिस्ट्रेट और न्यायपालिक मैजिस्ट्रेट अलग अलग होंगे। ऐसी बात कौन सा अनुच्छेद में लिखी हुई है? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 50 में। यदि मैं बात करूं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 50, तो आर्टिकल 50 राज्य के कर्तव्यों के बारे में बताता है। किसके कर्तव्य? राज्य के कर्तव्य, द ड्यूटीज ऑफ स्टेट्स। और स्टेट्स की ड्यूटी बताने के आर्टिकल शुरू होते हैं आर्टिकल नंबर 36 चलेंगे 51 तक। और ये जो स्टेट की ड्यूटीज है, इस स्टेट की ड्यूटीज में स्टेट बाउंड नहीं है, स्टेट इज नॉट बाउंड टू एनफोर्स द प्रोविजंस गिवन इन डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स। केवल लिखा हुआ है कि साहब आपको ऐसा करना होगा। अच्छा, बाउंड नहीं है, ऐसा कहाँ लिखा हुआ है? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 37 में कि साहब स्टेट के नीति निदेशक तत्व को न्यायालय के द्वारा प्रवर्तनीय नहीं करवाया जा सकता। क्या ऐसी बात फंडामेंटल राइट्स के लिए लिखी हुई है? जबकि फंडामेंटल राइट्स के लिए क्या लिखा हुआ है? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 35 में फंडामेंटल राइट्स को कवर करने के लिए गारंटी दे रही है। वापस आ रहे हैं राज्य के कर्तव्य। अनुच्छेद 50 ने कहा कि साहब ये राज्य का कर्तव्य होगा कि जुडिशियल मैजिस्ट्रेट और एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट की पावर किसी एक व्यक्ति में नहीं, दो अलग अलग व्यक्तियों में नहीं होगी। तो इसी को जो कि 1858 की सीआरपीसी थी उसमें चेंज करके 1973 में सेक्शन नंबर 6 में जब कोर्ट की स्थापना की गई तो जुडिशियल मैजिस्ट्रेट्स की पावर का काम करने वाले व्यक्ति एकदम अलग थे और एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट की शक्तियों को प्रयोग करने वाला व्यक्ति एकदम अलग है। ये सबसे बड़ा रिफॉर्मेशन था 1898 की सीआरपीसी से बढ़कर 1973 की सीआरपीसी तक। इसके अलावा एक रिफॉर्मेशन और था जिसमें क्या कहा, जो प्रोसेस स्लो चल रहा था उसको हमने स्पीडी ट्रायल पर लाने की कोशिश की 1898 से 1973 तक। ठीक है, वापस हम आ रहे हैं। कोर्ट्स की बात हो चुकी थी, प्रक्रिया, अपराध होना, ये सब बात हम लोग कर चुके हैं। सेक्शन नंबर 6 में इतने सारे मैजिस्ट्रेट्स की बात हो गई। अब सवाल ये है कि मैजिस्ट्रेट की कोर्ट में क्या होता है? मैजिस्ट्रेट की कोर्ट या फिर हम क्रिमिनल कोर्ट की बात करें, ये है मैजिस्ट्रेट साहब। मैजिस्ट्रेट साहब के सामने एक तरफ खड़े हैं कौन? एक्यूज्ड वो आदमी है जिस पर अभी आरोप लगाया गया है कि साहब ये वो आदमी जिसने अपराध किया। इसके सामने कौन खड़ा है? इसको अपराध साबित करने के लिए जो व्यक्ति खड़ा है। आज तो सेक्शन ने सन 2008 के बाद में एक डेफिनेशन नई जुड़ी जिसको 2KWA में विक्टिम के नाम से जाना गया है ना। मतलब 2008 के पहले भी कोई ना कोई ऐसी मशीनरी थी जो इस एक्यूज को सजा दिए जाने की बात कर रही थी। उस मशीनरी का क्या नाम था? ऋतिक। एक्यूज को सजा दिलाए जाने का काम किसका था? कोर्ट तो ये नहीं बेटा, प्रोसिक्यूशन। कौन बोला? ये प्रोसिक्यूशन। ये सरकारी मशीनरी थी जिसको हम सरकारी वकील के नाम से जानते हैं, सरकारी वकील। और इसी सरकारी वकील को हम कहते हैं पब्लिक प्रोसिक्यूटर, प्रोसिक्यूशन ऑफिसर, प्रोसिक्यूशन ऑफिसर। और इसी को हम कहते हैं पीपी साहब, इसी को हम कहते हैं एडीपीपी साहब, इसी को हम कहते हैं असिस्टेंट पीपी साहब। कौन है? पब्लिक प्रोसिक्यूटर, एडिशनल पब्लिक प्रोसिक्यूटर और असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर। ये इस व्यक्ति के साथ में सपोर्ट करने के लिए ये लोग खड़े हुए हैं। और ये किसकी मशीनरी है? ये सरकार की मशीनरी है। और सरकार इस अक्यूज्ड आदमी को क्यों सजा दिलवाना चाहती है? सरकार का काम है, ये सरकार का कर्तव्य है कि राज्य में सामाजिक शांति की व्यवस्था होना चाहिए। अच्छा, एक लास्ट क्वेश्चन छोटा सा, फिर बाद में हम यहाँ पे शुरू कर रहे हैं सेक्शन नंबर 24 से लेकर सेक्शन नंबर 25 तक। ऋतिक, मेरा प्रश्न आपसे ये है कि ये सारे के सारे लोग पीपी, पुलिस ऑफिसर्स भी हो गया यहाँ पर,
फोरेंसिक डिपार्टमेंट भी हो गया, साइंटिफिक डिपार्टमेंट भी हो गया, और भी वो सारी संस्थाएं जो कि सरकार के अधीन काम करती है, वो सारे के सारे लोगों ने इस एक्यूज को पकड़कर मैजिस्ट्रेट साहब के सामने पुलिस रिपोर्ट के रूप में चालान पेश किया है। और चालान, अच्छा पहले मुझे बताओ पुलिस रिपोर्ट कौन से सेक्शन में बता रखी है? जनरल पुलिस रिपोर्ट याद रखो बेटा, 173(2) में पुलिस रिपोर्ट बता रखी है। और पुलिस रिपोर्ट किस फॉर्म में है? तो जीतू क्या मतलब है इसका? सर पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन करके पा लिया कि इसी ने अपराध किया, ठीक है ना। ये सारी प्रोसिक्यूशन इसके विरुद्ध मैजिस्ट्रेट साहब के सामने चालान पेश कर दिया। अब मैजिस्ट्रेट साहब इस एक्यूज्ड के बारे में क्या विचार करेगा कि साहब एक्यूज्ड आदमी ने वास्तव में अपराध किया या एक्यूज्ड ने वास्तव में अपराध नहीं किया। अगर एविडेंस होंगे जो प्रूव करेंगे हाँ ये इसने अपराध किया है तो उसको सजा देंगे। दो बातें मुझे इस बात को क्लियर करना कि क्या मैजिस्ट्रेट साहब इसको अपराधी मान लेंगे और कहेंगे कि साहब ठीक है, इन सभी के द्वारा प्रस्तुत किए गए कागज के हिसाब से आप अपराधी हो, अब आप इस बात को साबित करो कि आपने अपराध आपने अपराध नहीं किया। नंबर एक बात। दूसरी बात, मैजिस्ट्रेट साहब इसको मानेंगे कि इस आदमी को जो लेकर आए सामने वो है एक निरपराध व्यक्ति है, निर्दोष व्यक्ति है, और इनको कहेंगे कि साहब आप इसके अपराध को साबित करो। इन दोनों स्थितियों में से कौन सी स्थिति आप समझ में है? पहली वाली स्थिति। क्या कहा मैंने पहली वाली स्थिति में? पहली वाली में सर ये भी खुद का सबूत देगा कि अपराध मैंने नहीं किया, तो वो खुद का एडवोकेट अपॉइंट करेगा। तो इसका मतलब ये है कि मैजिस्ट्रेट एक्यूज को एक्यूज समझेगा, ऐसा? नहीं, वो तो दोनों बातें सुनकर फिर हाँ जी ना, इसको इनोसेंट माना जाएगा। मैजिस्ट्रेट इसको क्या मानेगा? निर्दोष है। क्या है? ये निर्दोष व्यक्ति है। और मैजिस्ट्रेट साहब प्रस्तुत किए गए कागज के बारे में मैजिस्ट्रेट एक्यूज की तरफ नहीं देखते हुए प्रोसिक्यूशन की तरफ देखेगा और बताएगा बियॉन्ड रीजनेबल डाउट इस बात को प्रूव करो कि यही आदमी है जिसने अपराध किया है। इसको हम कहते हैं संदेह के परे किसी बात को साबित करना। संदेह के परे। और एक्यूज्ड के बारे में निर्दोषिता की उदाहरण को हम कहते हैं प्रिजम्पशन ऑफ इनोसेंसी, निर्दोषिता की उदाहरण। याद रखना, पूछा हुआ प्रश्न निर्दोषिता की उदाहरण। जब तक इसको निर्दोष माना जाएगा जब तक कि संदेह के परे प्रोसिक्यूशन में साबित करेंगे। अब प्रश्न ये है कि साहब प्रोसिक्यूशन क्या है? ये ना प्रोसिक्यूटर, एडिशनल पब्लिक प्रोसिक्यूटर और असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर कहां से आएंगे? सीआरपीसी में दिए गए प्रोविजन सेक्शन नंबर 24, सेक्शन नंबर 25 और सेक्शन नंबर 25 ए के तहत। सेक्शन नंबर 25 ए में क्या बताया है? सेक्शन नंबर 25 ए में बताया है अभियोजन निदेशालय, अभियोजन निदेशालय, डायरेक्टरेट ऑफ प्रोसिक्यूशन। अब ये डायरेक्टरेट इसका मतलब ये है कि जितने भी पीपी, एपीपी, एडीपीपी जितने भी आदमी काम करेंगे कौन से अभी निदेशालय के तहत काम करेंगे? 25 ए के तहत। और ये अभियोजन में ये जो अभियोजन अधिकारी है किसकी पैरवी कर रहे हैं? एक और एक। तो फिर पीपी किसकी तरफ से अपॉइंट किए जाएंगे? राज्य सरकार की तरफ से भी और केंद्र सरकार की तरफ से। तो यही प्रोविजन हमें पढ़ते हैं सेक्शन नंबर 23 और सेक्शन नंबर 24। ठीक समझ में आया? सेक्शन नंबर 23 और 24 लिखा है मैंने, और 24 और 25 लोक अभियोजक, पब्लिक प्रोसिक्यूटर प्रत्येक उच्च न्यायालय के लिए केंद्र सरकार या राज्य सरकार उच्च न्यायालय से परामर्श के पश्चात उच्च न्यायालय में किसी भी अभियोजन, अपील और अन्य कार्यवाही को संचालन करने के लिए लोक अभियोजक नियुक्त करेगी और एक या अधिक अपर लोक अभियोजक नियुक्त करेगी। इसका सिस्टमेटिक ढंग से ड्राफ्ट बना के चलते हैं अपन आराम से।
सेक्शन नंबर 24 किस पर पैरवी होगी साहब? हाईकोर्ट में पैरवी करने के लिए किस किस के द्वारा? केंद्र सरकार के द्वारा और राज्य सरकार के। कौन अपॉइंट कौन करेगा? सरकारी करेंगे, जाहिर सी बात है। तो फिर किससे परामर्श करेंगे? हाईकोर्ट से परामर्श की बात। क्या क्या करने के लिए? इन 3 कामों को करने के लिए। किसी भी अभियोजन, कोई भी अपील या अन्य कार्यवाही। किसको अपॉइंट किया जाएगा? पब्लिक प्रोसिक्यूटर, पीपी होगा और एक से अधिक एडीपी के हो सकते। ये तो हो गया हाईकोर्ट के लिए। हायरार्की हम लोग पहले देख चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट से नीचे हाईकोर्ट, हाईकोर्ट के नीचे कोर्ट ऑफ सेशन, कोर्ट ऑफ सेशन के नीचे फर्स्ट क्लास जुडिशियल मजिस्ट्रेट, जिसको सीजीएम एससीजीएम के भी नाम से जानते हैं, एफसीजीएम भी है, सेकंड क्लास जुडिशियल मजिस्ट्रेट। तो हाईकोर्ट में केंद्र सरकार या राज्य सरकार की तरफ से हो गया। चौबीस का सबसेक्शन नंबर 1, 24 का सबसेक्शन नंबर 2, किसी भी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, जिला न्यायालय में, कोर्ट ऑफ सेशन में, किसी भी जिले में केंद्र सरकार अपॉइंट कर सकती है। किसी जिले में राज्य सरकार अपॉइंट कर सकती है। सबसेक्शन नंबर 4, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। ये डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट कौन है? ये कलेक्टर है। किसकी परामर्श के बाद? कोर्ट ऑफ सेशन की परामर्श से क्या तैयार करेगा? एक पैनल तैयार करेगा। उसी पैनल में जिस व्यक्तियों का नाम होगा उनका नियुक्त होगा। यही वो व्यक्ति होंगे जिसको पीपी और एटीपी या आईडीपीपी अपॉइंट किया जाएगा। सब सेक्शन नंबर 4 एक बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है कि सब पैनल कौन तैयार करेगा? डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट साहब। किससे परामर्श के बाद? कोर्ट ऑफ सेशन से परामर्श के बाद। कोई भी आदमी पब्लिक प्रोसिक्यूटर तब तक अपॉइंट नहीं होगा जब तक कि पैनल में उसका नाम नहीं है। पैनल में नाम नहीं है मगर राज्य सरकार के द्वारा एक कैडर बनाया गया है, तो कैडर में बने हुए व्यक्तियों को भी नियुक्त किया जा सकता है। सबसेक्शन नंबर 7, पीपी या एडीपीपी के लिए वही व्यक्ति अपॉइंट किया जाएगा जिसको मिनिमम कितने वर्ष का एक्सपीरियंस है? 7 वर्ष का। अन्य कार्यों में लिखा 8, क्या किसी व्यक्ति को स्पेशल पीपी बनाया जा सकता है? जिसको हम कहते हैं स्पेशल पीपी बनाया जा सकता है, जैसे कि हम देखते हैं पॉक्सो कोर्ट में देखते हैं, एससीएसटी कोर्ट में देखते हैं। तो स्पेशल पीपी बनाए जाने के लिए कितने वर्ष का एक्सपीरियंस? 10 वर्ष।
कोई आदमी पीपी एडीपीपी या एसपीपी है तो भी ऐसा माना जाएगा कि साहब उस वक्त के दौरान उसने एज है एडवोकेट काम किया है, अधिवक्ता के रूप में काम किया, अधिवक्ता के रूप में काम किया। इसका क्या मतलब हुआ जीतू? अधिवक्ता के रूप में काम किया है, यदि वो पीपी है या एसपीपी है, क्या है? उसका एक्सपीरियंस काउंट होगा, उसका एक्सपीरियंस काउंट होगा। देखो प्रश्न देखें कि मान लो एडीजे की वैकेंसी आती है, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज की वैकेंसी आती है, जिसमें माना गया है कि साहब जिस दिन इसकी लास्ट डेट थी फॉर्म भरने की, उसके लगातार पहले के 7 साल तक वो क्या रहना चाहिए? अधिवक्ता रहना चाहिए। जैसे कि कोई लॉ कॉलेज के प्रोफेसर है, 7 वर्ष तक अधिवक्ता थे, पर अभी 8% वो एडवोकेट नहीं है क्योंकि इन्होंने अपनी सनद जमा कर दी। सेम इसी के साथ में एक वकील साहब ऐसे हैं जो कि पिछले 7 वर्ष तक किसके रूप में काम कर रहे हैं? पब्लिक प्रोसिक्यूटर के रूप में काम कर रहे हैं, मगर सरकारी रूप से काम कर रहे हैं। लॉ प्रोफेसर है, वो भी सरकारी रूप से काम कर रहे हैं। तो सरकारी रूप से काम करने वाले विधि के जो अधिवक्ता विधि के जो प्राचार्य हैं, उनका ये जो प्रोफेसरशिप ज्वाइन करने के बाद से एक्सपीरियंस काउंट नहीं होगा, जबकि एज एमपीपी काम करने वाले का एक्सपीरियंस चलता रहेगा। यही वो कारण था जिसकी वजह से अभी के एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज के एग्जाम में इसके बावजूद कि साहब कई सारे पीपी सरकारी वकील होने के बावजूद भी एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज के एग्जाम में अपीयर हुए, बाकी लॉ कॉलेज के प्रोफेसर्स को प्रीलिम्स में अपीयर होने के बाद में हटा दिया गया कि सब एक्सपीरियंस नहीं था। क्लियर हो गई? 9 बातें। सेक्शन नंबर 24 रटे रटाए क्वेश्चन है बेटा, कोई ज्यादा गहरे सवाल नहीं है। एक तो नंबर 4 पहले वो क्या करेगा? किसकी इच्छा से? किसके परामर्श से? कोर्ट ऑफ सेशन, सहायक लोक अभियोजक या फिर विशिष्ट नहीं असिस्टेंट सॉरी एडीपीपी अपॉइंट होने के लिए कितने वर्ष का एक्सपीरियंस? 7 और विशिष्ट के लिए मैक्सिमम क्वेश्चन इसका ये है। जीतू लिख रहे थे बेटा साथ में, और फिर तो क्या चीज मैं दूं आपको? कुछ कागज दूं? कम से कम अपने पास में कागज हो जिसको हम सीआरपीसी के डॉक्यूमेंट के नाम से जाने। क्या कह रहा है सेक्शन 25? मीटिंग आप लिख रहे हो? असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर सेक्शन नंबर 25, जहां सेक्शन नंबर 24 में प्रोसिक्यूशन पब्लिक प्रोसिक्यूटर और अपर पब्लिक प्रोसिक्यूटर की बात की है, उसी तरह से सेक्शन नंबर 25 में असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर की बात है। ये वो असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर है जिसको अभी हम प्रोसिक्यूशन ऑफिसर के नाम से जानते हैं, जिसकी वैकेंसी भी आप लोगों को आएगी। कौन अपॉइंट करता है? राज्य सरकार अपॉइंट करेगी। किसके लिए? नीचे वाली कोर्ट में अपनी तरफ से पैरवी करने के लिए। अब नीचे वाली कोर्ट कौन कौन सी है? फर्स्ट डिवीजन, मजिस्ट्रेट, सिटी और एक्जीक्यूटिव ड्यूटी। राज्य सरकार प्रत्येक जिले में मजिस्ट्रेट के न्यायालयों में अभियोजन का संचालन करने के लिए एक अधिक सहायक लोक अभियोजक नियुक्त करेगी। कौन? राज्य सरकार। कौन से मजिस्ट्रेट्स के लिए? लोअर जुडिशरी के लिए। ये तो था एक में एक सेक्शन और डाला हुआ है। केंद्र सरकार में चाहे तो भी कर सकते हैं। क्या कोई पुलिस अधिकारी असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर बनने के लिए सक्षम होगा? तो पहले लिख रखा है कि साहब पुलिस नहीं हो सकता है पीपी प्रकोष्ठ में यहां लिखना सिवाय सबसेक्शन नंबर 3 में दी गई बात है।
तीन क्या कह रहा है, तीन ये बातें कह रहा है, चार तीन ऐसी बात कह रहा है, ये दो बातें, एक दो, फिर बाद में एक ही ये दो बातें और, इस तरह की बातें थी क्या, जहां की कोई पब्लिक प्रोसिक्यूटर अपॉइंट नहीं है, पीपी मतलब असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर नहीं है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को ऐसा लगता है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को लगता है डीएम साहब को, तो किसी पुलिस अधिकारी को अपॉइंट किया जा सकता है, पुलिस अधिकारी को किया जा सकता है, मगर कि पुलिस अधिकारी इन दो शर्तों के तहत काम करें। कौन पुलिस अधिकारी होगा, नंबर एक, उस पुलिस अधिकारी ने इन्वेस्टिगेशन में भाग नहीं लिया हो, और नंबर दूसरा, सब इंस्पेक्टर के पद से नीचे का नहीं, सब इंस्पेक्टर इंस्पेक्टर बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सेक्शन नंबर 25 का, सब सेक्शन नंबर 2 और 3 का मिश्रित क्वेश्चन लेते। क्या किसी पुलिस अधिकारी को पब्लिक प्रोसिक्यूटर असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर अपॉइंट कर सकता है, तो जनरल नियम है नहीं, मगर 25 के 4 में क्या लिखा, 3 में, यदि असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर मौजूद नहीं है, डीएम को ऐसा लगता है कि साहब किसी पुलिस ऑफिसर को अपॉइंट किया जाना चाहिए, तो किसको कर सकते हैं, नंबर 1 ऐसा पुलिस अधिकारी जिसने पार्टिसिपेट नहीं किया हो इन्वेस्टिगेशन में, और नंबर 2 ऐसा पुलिस ऑफिसर जो कि इंस्पेक्टर के पद से नीचे का नहीं है। जिन्हें कॉपी करें बेटा आपके 2 क्लास से आपने देखी इससे पहले वाली, नींद लेने के बाद तो देखनी चाहिए थे। मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, और प्रीलिम्स में हटाओ। लिखो जिन्हें पीपी का क्या काम होता है, सरकार की तरफ से किसी भी ऐसी बात को हो गया। जो बात अभी भी अपन है सेक्शन नंबर 24 और 25 में पढ़ी है, सेक्शन नंबर 24 और 25 में अभी ये व्यक्ति एक निदेशालय के तहत काम करेंगे, उस निदेशालय के बारे में बताना है। सेक्शन नंबर 25A क्या होगा, निदेशालय, जिस निदेशालय में कौन कौन होंगे साहब, एक तो निदेशक जिसको हम कह रहे हैं डायरेक्टर,
और एक होगा डेप्यूटी डायरेक्टर DY डायरेक्टर तो कितने होंगे साहब एक, और डिप्टी डायरेक्टर कितने हो सकते हैं एक या एक से अधिक। ये तो हो गया एक दो। कोई भी आदमी यदि डायरेक्टर और डिप्टी डायरेक्टर के रूप में काम कर रहा है कितने वर्ष का अनुभव होना चाहिए? 10 वर्ष का अनुभव। तो क्या कोई आदमी असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर है या पब्लिक प्रोसिक्यूटर रहते के दौरान काम कर रहा है तो उसका भी क्या एक्सपीरियंस इस 10 समय में शामिल होगा? ऐसी बात लिखी है सेक्शन नंबर 24 के 9 अंत में ना। तो 10 वर्ष का अनुभव होना चाहिए, वही आदमी होगा। एक बहुत अच्छी बात लिखी हुई और पूरे CRPC में यही लिखा हुआ है कि साहब ये जो डायरेक्टर और डिप्टी डायरेक्टर जिसको 10 वर्ष का अनुभव है उसको गवर्नमेंट अपॉइंट करेगी। किसकी? हाईकोर्ट की चीफ जस्टिस से, चीफ जस्टिस ऑफ स्टेट, राज्य के मुख्य न्यायमूर्ति, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति की सहमति से काम करें। अपॉइंट तो कौन कर रहा है? जाहिर सी बात है स्टेट गवर्नमेंट करेगी। राज्य के मुख्य न्यायमूर्ति, राज्य के हाईकोर्ट के मुख्य न्यायमूर्ति, आप ऐसा कर लो, हाईकोर्ट के मुख्य न्यायमूर्ति की सहमति से इनको अपॉइंट करना है। नंबर 3 कि साहब ये जो अभियोजन निदेशालय होगा वो कौन से डिपार्टमेंट के तहत काम करेगा? गृह विभाग के, गृह विभाग के प्रधान के प्रशासनिक नियंत्रण, प्रधान के प्रशासनिक नियंत्रण में कार्य करेगा। क्या डिप्टी डायरेक्टर डायरेक्टर के अधीनस्थ होगा। 5 प्रत्येक PP, ADPP, ASPP, सॉरी ASPP नहीं, स्पेशल PP, जो राज्य सरकार के द्वारा नियुक्त है। किसके लिए? हाईकोर्ट में संचालन करने के लिए। ये जो तीनों चारों जने होंगे वो इस निदेशक अधीन होंगे। 6 प्रत्येक PP, ADPP, स्पेशल PP, इसके अलावा चौथा एक और है जिसको हमने कहा असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर, राज्य सरकार के द्वारा अपॉइंट हो रहे हैं, राज्य सरकार के द्वारा नियुक्त किए गए हैं
हाईकोर्ट के संचालन के लिए नहीं, हाईकोर्ट के संचालन के लिए मजिस्ट्रेट होते हैं जिला न्यायालय लोअर जुडिशरी के लिए। लोअर जुडिशरी में जिला न्यायालय भी है, जिला न्यायालय, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स और लोअर, अच्छा लोअर जुडिशरी में ऐसे नहीं कहेंगे, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स और लोअर जुडिशरी। ये किसके अधीन काम करेंगे? डिप्टी डायरेक्टर के अधीन होंगे। हाईकोर्ट में स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा जिन व्यक्तियों को अपॉइंट किया गया है, पीपी, एडीपीपी या स्पेशल पीपी, किसके अधीन काम है, काम करेंगे? कौन, किसका डायरेक्टर रहेंगे? अभियोजन निदेशालय। जबकि हाईकोर्ट के अलावा जिला और लोअर जुडिशरी में काम करने वाले पीपी, एडीपीपी, स्पेशल पीपी और असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर, ये चारों किसके तहत काम करेंगे? तो केंद्र सरकार के द्वारा अपॉइंट किए गए व्यक्ति किसके अधीन काम करेंगे? ये तो राज्य सरकार की, ये भी राज्य सरकार की, ये भी राज्य सरकार की। तो केंद्र के द्वारा जिस व्यक्ति को अपॉइंट किया जा रहा है वो राज्य के निदेशालय के तहत निर्देशित और अधीनस्थ नहीं होंगे, वो केंद्र के निदेशालय के तहत काम करेंगे, राजस्थान के तहत काम करेंगे। सबसेक्शन नंबर 7 को छोड़कर सीधा 8 पर आना। 8 क्या कह रहे हैं? एडवोकेट जनरल्स पर इस निदेशालय के नियम लागू नहीं होगी, जिसको हमने कहा एजी। एक पोस्ट होती है एजी की, जिसको हम कहते हैं एडवोकेट जनरल, और उस एडवोकेट जनरल के बारे में कहाँ लिखा हुआ है? 165 आर्टिकल। और सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार की तरफ से पैरवी करने वाले व्यक्ति को हम क्या कह रहे हैं? अटॉर्नी जनरल के बारे में प्रोविजन कहाँ है? 76। तो प्रोविजन 76 अटॉर्नी जनरल, सेक्शन नंबर 165 एडवोकेट जनरल। अटॉर्नी जनरल कौन होता है? सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार की तरफ से पैरवी करने वाला सर्वोच्च व्यक्ति, जिसको हम अटॉर्नी जनरल के नाम से जानते हैं। और किसी भी राज्य में हाई कोर्ट्स में राज्य सरकारों की तरफ से पैरवी करने वाले व्यक्ति को हम एडवोकेट जनरल कहते हैं। जब अटॉर्नी जनरल और एडवोकेट जनरल्स का अपॉइंटमेंट कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग हो रहा है, तो क्या निदेशालय, जो अभियोजन का निदेशालय, वो उनके तहत काम करेंगे? नहीं काम करेंगे। थोड़ा सा एक और ध्यान रखना कि एडवोकेट जनरल तो एक आदमी होगा, पर इसके एडिशनल में काम करने वाले जो आदमी होंगे उसको हम कहते हैं डबल एजेंट। इस पद का नाम है आग, कहते हैं कि साहब आग साहब हैं। अभी भी जस्ट राजेश पवार जी, जो कि बार एसोसिएशन के अध्यक्ष रहे थे, उनको एडिशनल एडवोकेट जनरल अपॉइंट किया गया है राजस्थान सरकार, ब्रजलाल शर्मा साहब की सरकार के द्वारा, जो पूरा राजेश पवार। पवार साहब जो कि हाईकोर्ट के जस्टिस थे, उनके बच्चे हैं। तो क्या एडवोकेट जनरल या अटॉर्नी, अच्छा अटॉर्नी जनरल पर तो वैसे भी लागू नहीं होगा, क्योंकि अटॉर्नी जनरल किसकी तरफ से पैरवी कर रहा है? केंद्र सरकार की तरफ से। सीआरपीसी में सेक्शन नंबर 25-21 की रेगुलेशन के बारे में बात बता रहा है, राज्य सरकार की, स्टेट से। तो अटॉर्नी जनरल तो वैसे ही बात हो गया। क्या एडवोकेट जनरल इस निदेशालय के तहत काम करेगा? नहीं, क्योंकि वो पोस्ट कौन सी है? कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है, संवैधानिक पोस्ट हो गई। सेक्शन नंबर 25A के 8 सबसेक्शन। छोटी सी बात है, बहुत आसान सी बात है कि साहब क्या होगा? एक डायरेक्टर होगा और एक डिप्टी डायरेक्टर होगा। डायरेक्टर और डिप्टी डायरेक्टर कितने साल के एक्सपीरियंस वाले होंगे? 10 साल। ऐसा डायरेक्टर और डिप्टी डायरेक्टर राज्य सरकार के द्वारा किसकी सहमति से अपॉइंट किया जाएगा? जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, चीफ जस्टिस ऑफ स्टेट गवर्नमेंट, स्टेट के हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के सहमति से अपॉइंट किया जाएगा। अब बताया कि साहब कौन से विभाग के तहत ये वाला निदेशालय काम करेगा? गृह विभाग के प्रधान प्रशासनिक नियंत्रण के तहत काम करेगा। कौन कौन से व्यक्ति किस किस के अधीन होंगे? जैसे कि डायरेक्टर के अधीन कौन होगा और डिप्टी डायरेक्टर के अधीन कौन होगा? तो हम देख रहे हैं असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर जो है, तो देखो यहाँ पर सबसेक्शन नंबर 5 का असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर का नाम ही नहीं है, केवल स्पेशल, एडिशनल और पीपी है।
असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर किसके अधीन काम कर रहे हैं? डिप्टी डायरेक्टर के। बाकी ये 3 डायरेक्टर के अधीन भी है। कौन से? जो कि हाई कोर्ट में काम कर रहे हैं। हाई कोर्ट के अलावा जो दूसरे में काम कर रहे हैं वो किसके अधीन काम करेंगे? डिप्टी डायरेक्टर के। क्या एडिशनल एडवोकेट जनरल या फिर अटॉर्नी जनरल पर ये प्रोविजन लागू होंगे? नहीं। सेक्शन नंबर 25A का सब सेक्शन नंबर 8 वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन। हालांकि ये सारी चीजें थोड़ी सी खास ही है। यदि आप एपीओ के एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो फिर ये प्रोविजन एपीओ से संबंधित है। यहाँ पर कहीं से भी कोई क्वेश्चन पूछा जा सकता है। 25A खत्म। हटाओ। इसमें रिकॉर्डिंग सही आ रही है और ये क्लियर भी दिख रहा है। तो उस पर वीडियो पर कोई व्यू तो आते नहीं। मैंने कल भी देखे। किसने देखे? जैनब ने भी देखे। पहले तो हमने पढ़ा था कोर्ट्स कौन कौन से होंगे। अब ये कहना है कि न्यायालय कौन कौन से जिसके द्वारा अपराध विचारणीय होंगे कि साहब भारतीय दंड संहिता के अधीन किसी भी अपराध का विचारण उच्च न्यायालय के द्वारा किया जा सकता है। कर सकता है उच्च न्यायालय? कौन से सेक्शन में कर रहा है? सेक्शन नंबर देखो। अब यदि हम लोग यहाँ से पढ़ते हैं ना तो कुछ सेक्शन आप लोग मान के चलना हम लोगों ने पढ़ लिए और यदि आप लोगों ने नहीं पढ़े तो घर जाके 100% पढ़ना। जैसे कि एक तरह सेक्शन नंबर 190, सेक्शन नंबर 193, सेक्शन नंबर 204, सेक्शन नंबर 320, सेक्शन नंबर 323 और सेक्शन नंबर 325, सेक्शन नंबर 360 की बात हो रखी है। 303 की बात अभी इन दिनों में नहीं हुई। नहीं हुई ना? 260 सेक्शन नंबर 199 का सेक्शन नंबर 237, सेक्शन नंबर 260 से सेक्शन नंबर 265 जिसको हमने समरी ट्रायल के नाम से पढ़ा था और सेक्शन नंबर 260 को सेक्शन नंबर 360 को हमने प्रोबेशन ऑफेंडर्स एक्ट में भी पढ़ा था, है ना? तो ये जो सेक्शंस जो भी यहाँ पर आ रहे हैं इसके अलावा सेक्शन नंबर 474 कल ही पढ़ा था सेक्शन 474। इसके अलावा सेक्शन नंबर 57, 354 ये कुछ सेक्शन से जो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर रहे थे। तो इन सेक्शंस को तो घर पे जाके देखना है कि हम लोगों ने क्या डिस्कशन ऑलरेडी कर रखा है। क्या कहता है जनरल सेक्शन नंबर 320 शमनीय अपराध। वेरी गुड। क्या कहता है ऋतिक सेक्शन नंबर 193 नहीं यार क्या कहता है बंदा? कल ही पढ़ा। चल किस कब करेगा संज्ञान? जब तक कि वो मामला कोई भी नीचे वाली कोर्ट है सुपुर्द नहीं करेगी, कमिट नहीं करेगी। तो क्या हाईकोर्ट के द्वारा ट्रायल किया जा सकता है? सेक्शन नंबर 26 कह रहा है कि साहब हाईकोर्ट ट्रायल कर सकता है, सेशन कोर्ट ट्रायल कर सकता है और ऐसा न्यायालय ट्रायल करेगा जो फर्स्ट शेड्यूल में बताया हुआ है। फर्स्ट शेड्यूल के कौन से कॉलम में न्यायालय के बारे में बात बताई गई है? लास्ट तो मतलब कॉलम नंबर 6। परंतु महिलाओं के बारे में यदि कोई ऑफेंस है तो उसमें प्रिजाइडिंग ऑफिसर मोस्ट प्रोबेबली क्या रखा जाएगा? महिला। सबसेक्शन नंबर बी क्या कह रहा है? सबसेक्शन नंबर ए ने तो बताया कौन से ऑफेंसेस की ट्रायल? आईपीसी। सबसेक्शन बी क्या कह रहा है? अदर देन आईपीसी। तो अदर देन आईपीसी में फर्स्ट प्रोबेबिलिटी तुम्हें ट्रायल कौन करेगा? वो कोर्ट जिसके बारे में अदर देन आईपीसी के जो एक्ट में बता देंगे और मान लो आईपीसी मैंने उस एक्ट में बताया नहीं कि ट्रायल कौन करेगा तो हाई कोर्ट या तो हाई कोर्ट
या किसी अन्य ऐसे न्यायालय के द्वारा किया जा सकता है जिसके द्वारा उसका विचार नहीं होना प्रथम अनुसूची में दर्शित है। जैसे बात करूं जुवेनाइल जस्टिस एक्ट में हमने देखा कि एक ऐसा व्यक्ति 18 साल से कम में अपराध करता हुआ पाया गया है, कौन करेगा? 18 से कम है हाँ, तो सामान्य जेजे भी अपराध। करेगा। कोर्ट की स्थापना करती प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन प्रोटेक्शन ऑफ की बात है। एक ऐसा ऑफेंस जो होता है सबसे कम उम्र के बच्चे के साथ हुआ है जो कि सेक्सुअल हरासमेंट के संबंध में था, कौन ट्रायल करेगा? पोक्सो कोड Special करेगी, courts। जिसको हमने चिल्ड्रन कोड या स्पेशल कोड के नाम से चिल्ड्रन जानते हैं। कोड तो उसमें जेजे चिल्ड्रन कोड अच्छा, इसको अपन ने पोक्सो कोड के नाम से स्पेशल स्पेशल कोड। तो जहां स्पेशल कोड लिख दिया तो ट्रायल, और यदि कहीं स्पेशल कोड का हवाला नहीं दे रखा है तो सेक्शन नंबर 27। सेक्शन नंबर 26 को जो भी अपन ने पढ़ा इसको इंटरलिंक करेंगे सेक्शन नंबर 4 से। सेक्शन नंबर 4 क्या कह रहा है? आईपीसी और अदर देन आईपीसी का विचारण किया जाएगा। सेक्शन नंबर 26 ने क्या कहा? विचारण टीम के द्वारा कि न्यायालय के द्वारा किया जाएगा। तो हो गया, चाहे आईपीसी हो या अदर देन आईपीसी हो। सेक्शन नंबर 4 से 74 में हाईकोर्ट की भी कॉम्पिटेंसी दे रखी है कि साहब हाईकोर्ट चाहे तो ट्रायल कर सकता है। सेक्शन नंबर 27 जुरिडिक्शन इन द केस ऑफ जुवेनाइल। जुवेनाइल कौन होता है? कितने साल से कम उम्र का? 18 साल से कम उम्र का बच्चा। क्या कोई एक ऐसा बच्चा जिसकी उम्र 5 साल की बंदूक से गोली चला के किसी आदमी की डेथ कमिट कर दी, 18 साल से कम है, तो क्या उसको हम जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड के द्वारा ट्रायल किए जाने के लायक मानेंगे या क्या करेंगे? चाइल्ड वेलफेयर तो चाइल्ड वेलफेयर कमेटी तो किन बच्चों का ध्यान रखती है नानी? चाइल्ड इन नीड ऑफ केयर। आपने भी पढ़ा था, अभी पढ़ाए थे जे एक पढ़े लास्ट के कुछ सेक्शन में। हाँ जीतू, चाइल्ड वेलफेयर कमेटी चाइल्ड इन नीड ऑफ केयर एंड प्रोटेक्शन, जिसको हमने कहा था CCP, हाँ CCP, चाइल्ड इन नीड ऑफ केयर एंड प्रोटेक्शन। और CCL क्या है देखो? और CCL के मैटर्स को कौन देख रहा है? JJB। और CCP के मैटर्स को कौन देख रहा है? CWC। ये तो बात है। अब मुझे बताओ, 5 साल से कम उम्र के बच्चे ने हाँ जी, तो डोली इन कैपेक्स इंडियन पेनल कोड के सेक्शन नंबर 82 में क्या है? जन्म नेसेसिटी। एक्सीडेंट से, दुर्घटना से यदि कोई काम हुआ है, किसी व्यक्ति ने सावधानी से सद्भावना पूर्वक विधि पूर्वक साधनों का इस्तेमाल करते हुए विधि पूर्वक प्रक्रिया से किसी वेद उद्देश्य को प्राप्त करते वक्त कोई कार्य किया है जिसमें दुर्घटना से कोई काम हो गया, तब फिर नहीं होगा, अपराध नहीं होगा। सेक्शन नंबर 70 से ठीक कर रहा है, सेक्शन नंबर 80 सॉरी क्या? डॉक्टर का बचाव किसमें है? 77 में किसका बचाव है? न्यायालय का है 76 तो सर 77 चल रहा है। 77 में तो मैजिस्ट्रेट का बेटा वही 77 है जो कि 44 में मैजिस्ट्रेट है। 4477 सेल्फ डिफेंस में मर्डर करना पर उसके लिए कुछ पैरामीटर्स हैं, आप हर बात को सेल्फ डिफेंस नहीं मानेंगे। जल्लाद 78 किशोरों के मामले में अधिकारी का क्या कह रहे हैं साहब? सेक्शन आईपीसी लिख रही है तो 78 में कौन काम कर रहा है? यदि जल्लाद किसी आदमी को सजा देते तो फिर उसका काम अपराध नहीं माना जाएगा। जल्लाद का मतलब जल्लाद। किशोर में अरे जल्लाद का मतलब तो फांसी देने वाला आदमी, लटकाने वाला। अभी कुछ टाइम पहले मूवी देखना था, शायद जवान थी शाहरुख खान की, जिसमें दीपिका पादुकोण को सजा दे दी जाती है। जवान है ना वो? दीपिका पादुकोण जवान ही है सर।
जिसमें जेल में उसको डाल दे, बेटा भी बोल जाता है उसके। सेक्शन से याद नहीं होता। सर जवानी है ऐसा बोल रहे तो जीतू के हाँ सर तो अच्छा सर तो जवानी है। अब सर क्या थोड़ा सा मतलब ऐसा लगने लग गया, 40 साल की उम्र अभी तक तो आई तो नहीं है, पर फिर भी उस एज तक पहुंचते कई सारी मतलब सिचुएशंस देखने को मिली। साथ जो बोला ना क्या कह रहे? पता नहीं जीतू के मुंह पे नहीं बोल रहे ऐसे सही से। चलो किशोरों के मामले में अधिकारिता कारावास से दंडनीय नहीं है और ऐसे व्यक्ति के द्वारा किया गया है जिसकी आयु उस तारीख को जबकि वह न्यायालय के समक्ष हाजिर है। देखना याद रखना, हम लोग जब जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड में या फिर उस एक्ट में कोई एक्ट देखते हैं तो फिर आयु का निर्धारण किए जाने की समय जो लिमिट्स क्या होती है, जब अपराध किया, जब अपराध किया। सेक्शन नंबर 27 ये कह रहा है कि जब मजिस्ट्रेट के समक्ष उस व्यक्ति को उपस्थित किया है उसकी उम्र कितने साल से कम है, 16 वर्ष से कम है। तो मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट मतलब सीजेएम ऋतिक चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट कितने साल की सजा दिए जाने के लिए सक्षम है? बेटा सीजेएम चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट 7 साल के है ना भाई, सीजेएम और एसीजेएम। ठीक है, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के न्यायालय के द्वारा या किसी ऐसे न्यायालय के द्वारा किया जा सकता है जिसे बालक अधिनियम 1960 या किशोर अपराधियों के उपचार प्रशिक्षण और पुनर्वास के लिए बंद करने वाले किसी तत्समय प्रवृत्ति से अन्य विधि के अधीन विशेष रूप से सशक्त किया गया। तो फिर ये कौन सी कोर्ट हो जाएगी? जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड होगी या फिर स्पेशल कोर्ट होगी उस एक्ट की। सर जेजेबी कोर्ट होगी या फिर वो जैसे बोर्ड कोर्ट है, फर्स्ट क्लास जुडिशियल मजिस्ट्रेट अधिकारी वही है ना फिर। अपन उस नाम को उसको बोर्ड ना है कि सब बच्चे से ट्रीट करते हैं वैसा नहीं लगेगा, उसको कोर्ट प्रोसीजर में डाल, जबकि पावर्स क्या है और जुडिशियल फर्स्ट क्लास जुडिशियल मजिस्ट्रेट ही तो देख रहे हैं। ठीक है, चलो आगे। तो सेक्शन नंबर 27 को समअप यदि मैं 2 लाइन में करूँ तो क्या करूंगा कि एक तो इसने क्या किया है, ऐसे बच्चों के विचारण किए जाने के बारे में बात बताई है जिसके द्वारा अपराध हुआ है। बच्चा जिसने अपराध किया या जिसके विरुद्ध अपराध हुआ है, जिसने अपराध किया है। कौन से एक्ट में अपराध किया है? या तो आईपीसी में या अदर देन आईपीसी, जो कि हमने बताया अभी सेक्शन नंबर 26 और सेक्शन नंबर 4 की बात करें तो। और अपराध किए जाते समय नहीं, जब उसको पकड़ के लिए जाते समय कोर्ट के सामने मौजूद किया, उसकी उम्र कितनी है? 16 से कम। तो फिर ऐसे अपराध की ट्रायल कौन करेगा? सीजीएम साहब, आइदर सीजीएम या किशोर कोर्ट 1960 के अधिनियम के तहत, और या फिर किसी अन्य एक्ट में किसी ऐसे बच्चे का विचारण किए जाने के लिए जिस किसी भी कोर्ट को सक्षम कर रखा है वो करेगी। इसमें लिखा है कि मृत्यु या आजीवन कारावास दंडनीय नहीं है। हाँ, अगर दंडनीय है तो बताओ क्या हो गया? ये आदमी क्या कहना चाह रहा है? अगर दंडनीय है तो ये कार्य हो जाएगी, अगर दंडनीय है तो क्या करें? 27 एग्जिस्टेंस में नहीं आएगा फिर। तो फिर कौन सा एक्सिस्टेंस आएगा? जे एक्ट, जिसमें हमने कहा कि 7 वर्ष से ज्यादा की उम्र के कोई ऑफेंस है जिसको हमने हीनियस ऑफेंस में माना ये गया है, 16 से कम है तो वैसे इसकी एज ए मतलब इसकी तो सारी की सारी कैसे होगी? ट्रायल हो जाएगी। और चाहे अच्छा, और यदि उससे दंडनीय हो तो मान लो कि उसने कोई ऐसा ऑफेंस किया 16 साल से कम उम्र के बच्चे ने जो कि हीनियस ऑफेंस है, डेथ है, तब फिर कौन करेगा? फर्स्ट फिर भी क्लास वही करेगा, जाहिर सी बात है, जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड। सेक्शन नंबर 27 जेजेबी तो अभी एग्जिस्टेंस में है, जेजे एक्ट 2015, तो ये तो 1973 की बात कर रहा है। 1960 का भी पेरेंट बालक अधिनियम जिस तरह से हमने चाइल्ड एक्ट के 1960 के नाम से जाना, उसमें भी जेजेबी का प्रोविजन था। जेजेबी का प्रोविजन है। ठीक है ना? तो कहानी सेक्शन नंबर 27 की 2-3 चुनिंदा बातें। कितने वर्ष से कम? थोड़ा सा कब? जब कोर्ट के समक्ष हाजिर किया गया कौन ट्रायल कर रहा है? सीजीएम एक तो बात रख लो, सीजीएम सेक्शन नंबर 27 का क्वेश्चन सीजीएम, और या फिर इन 2 को अल्टरनेट को और ध्यान रखेंगे, बालक अधिनियम 1960 या फिर किसी अन्य कोर्ट स्पेशल कोर्ट। सेक्शन नंबर 28 दंडादेश जो उच्च न्यायालय और सेशन न्यायालय दे सकेंगे। पहले मुझे ऐसी बात बता दो, कल हमने बात की थी कि साहब कोर्ट ऑफ सेशन जिसको हमने COS के नाम से जाना, जिसमें डिस्ट्रिक्ट जज और एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज बैठे हैं, नगमा कितने टाइम की सजा दे सकता है? डिस्ट्रिक्ट जज और एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज। सजा अनिश्चित क्या होगा? तो यहाँ पर एग्जाम्पल जो हमने क्या पढ़ा था 167 सेक्शन नंबर 167 के भी
कुछ provision? 154 155 हाँ 154 155 सेक्शन 1 से 484 तक। ये जो सेक्शन यहाँ आ रहे हैं ना, ये तुम सभी बच्चों को पढ़े होंगे, कभी भी पूछ सकता हूँ मैं, लिखते रहना होगा। ये अपने नीचे एक हैंडराइटिंग सुधार देते हैं। बड़ा भाई डॉक्टर बनता तो दवा में लिखना। हाँ सेक्शन नंबर, हाँ जैनब नहीं नगमा, अनिश्चित सजा का क्या मतलब है? हाथ टांग तोड़ा दे बोले? कितनी भी सजा दे सकता है, 10 साल से आ जाए 3 साल से नीचे तक ये नहीं, वो तो नीचे वाला कोर्ट दे सकता है, उसके बाद 7 साल की सजा बताइए आप। फिर बड़े सेशन में इसलिए बताया था कि उससे ज्यादा की सजा, मतलब कैसी भी किस अपराध के अकॉर्डिंग कैसा इसका हाथ पकड़ के तब तक मोड़ो जब तक हाथ इसका अस्थि भंग नहीं हो जाए, या फिर ये बॉल है वो बॉल चौक से निकल नहीं जाए, जिसको हम हैंड डिसलोकेशन कहते हैं। तो ऐसी कोई सजा दे सकते हैं कि इसके दांत तोड़ दिए जाए? तो इसमें लिखेंगे, क्या लिखेंगे हम लोग? विधि के द्वारा प्राधिकृत किसी भी सजा को दिए जाने में सक्षम है, मगर मृत्युदंड में जब कन्फर्मेशन करेगा कोर्ट ऑफ हाईकोर्ट। सेशन डेथ सेंटेंस का आदेश पारित करता है, तो ऐसे डेथ सेंटेंस का आदेश को एनफोर्समेंट में लाने से पहले कन्फर्मेशन देगा हाईकोर्ट की। 366 में हाईकोर्ट की कंफर्मेशन चाहिए। तो सवाल क्या था 366 का? क्या कोर्ट ऑफ सेशन किसी आदमी को डेथ सेंटेंस दिए जाने के पहले हाईकोर्ट को पूछेगा फोन करके साहब दूं या नहीं? तो फिर क्या होगा? पहले सजा दे देगा और उसके बाद उसको कंफर्मेशन। कि अगर चीज गलत है ना सर, दी थोड़ी है, खाली कारण? निर्णय दिया है। कारण से उसको जैसे सजा मिलनी नहीं चाहिए वैसी सजा दे देंगे, फिर पूछेंगे, फिर हाईकोर्ट बोलेगा ये तो गलत कर दिया, फिर क्या होगा? देखो वैसे हमारे यहाँ क्या वो नियम क्या है, भारत की न्यायपालिका क्या नियम मानती है बेटा? कि साहब भले ही सैकड़ों अपराधी छूट जाए, मगर एक भी निर्दोष व्यक्ति को सजा नहीं होनी चाहिए, ये हमारा प्रिंसिपल है। और दूसरी बात ये भी है कि हम यदि दंड शास्त्र की बात करें, पेनोलॉजी की बात करें, तो हमारे यहाँ रिफॉर्मेटिव सिस्टम है, प्रतिशोधात्मक सिस्टम नहीं है कि साहब तूने दांत तोड़े तेरे भी दांत तोड़े जाएंगे, ऐसा नहीं है। क्या है, आपने दांत तोड़ा, हो सकता है कि साहब या फिर आपने किसी के घर पे दांत तोड़ने का मतलब किसी के घर पे चोरी किया, फिर कुछ किसी को मर्डर कर दिया, तो दांत तोड़ने का मतलब हम दांत तोड़ना मतलब। तो हमारे यहाँ क्या व्यवस्था है कि साहब उस आदमी को थोड़ा सा ऐसा इंतजाम उसके लिए करवाए, प्रोबेशन पर छोड़ दें, उस आदमी को लगे उस समय पे आसपास कि यार मैंने काम तो गलत किया है। जब ये पश्चाताप हो जाता है किसी आदमी को, तो हो सकता है वो आदमी सुधर जाए। तो सजा बात गलत किसी है कि पहली बात तो कि किसी भी व्यक्ति को मृत्युदंड उस स्थिति में देंगे जो रेयर से रेयर केस है। हर किसी केस में हम लोग किसी भी आदमी को मृत्युदंड नहीं दे देंगे। खतरनाक से खतरनाक ऑफेंस जब तक की बात नहीं है तब तक हम उसको मृत्युदंड नहीं देंगे। तो फिर इस बात को डिटरमिन कौन करेगा? हाईकोर्ट डिटरमिन करेगी कि वास्तव में ये रेयर से रेयरेस्ट केस था। चलो, उच्च न्यायालय विधि के द्वारा प्राधिकृत कोई भी दंडादेश दे सकता है। उच्च न्यायालय के द्वारा दिए गए दंडादेश में क्या किसी की कंफर्मेशन की जरूरत है? नहीं जरूरत है। अच्छा, उच्च न्यायालय दंडादेश कब दे रहा है? क्या उच्च न्यायालय ट्रायल करता है? सेक्शन नंबर अभी भी हमने पढ़ा 26 में उच्च न्यायालय ट्रायल कर सकता है। सेक्शन नंबर 26 में उच्च न्यायालय ट्रायल कौन कौन से मैटर में कर रहा है? आईपीसी और अदर देन। उच्च न्यायालय कौन कौन नहीं ट्रायल जब करता है तो कौन सा प्रोसीजर एक्सिस्टेंस में आएगा? कोर्ट ऑफ सेशन। 474 में कोर्ट ऑफ सेशन। दूसरा, सेशन न्यायाधीश या अपर सेशन न्यायाधीश विधि के द्वारा प्राधिकृत को भी दंडादेश दे सकते हैं, किंतु उनके द्वारा दिए गए मृत्यु दंडादेश के उच्च न्यायालय द्वारा पुष्ट किए जाने की आवश्यकता होगी। लिख लेना यहाँ पास में सेक्शन नंबर 366। देखो, आप सीआरपीसी को ऐसा कदापि नहीं मान के चले कि साहब पहले तो हल्के सेक्शन दिए होंगे, जैसे जैसे आगे चलते रहेंगे भारी सेक्शन। जैसे कि हम लोग जब छोटे बच्चे थे तो पढ़ाई करते थे कि यार पहले तो सरल पाठ जोड़ा और आगे जाने बड़ा ही भारी पाठ हो गया। तो मैं इसका 1 मिनट में आपकी इस मानसिक विचारधारा को खंडित करने की बात करूं तो आप सेक्शन नंबर 366 से निकालें एक बार। सेशन न्यायालय के द्वारा मृत्यु दंडादेश की पुष्टि के लिए प्रस्तुत किया जाना। जब सेशन न्यायालय मृत्यु दंडादेश देता है
तब कार्यवाही उच्च न्यायालय को प्रस्तुत की जाएगी और दंडादेश तब तक निष्पादित नहीं किया जाएगा जब तक कि वो उच्च न्यायालय के द्वारा पोस्ट मतलब एग्जीक्यूट नहीं किया जाएगा। सजा तो दे दिए, दंडादेश पारित करने वाला न्यायालय वारंट के अधीन दोषित व्यक्ति को जेल की अभिरक्षा के लिए सुपुर्द कर देगा और जिस आदमी को डेथ सेंटेंस दिया गया है कोर्ट ऑफ सेशन के द्वारा वो उसके लिए वारंट इशू करेगा जिसमें उसको कस्टडी में भेज दिया जाएगा। तो ये जो 366 पर सेक्शन है वो तो इस सेक्शन नंबर 28 से भी हटका है कहने में। तो क्या मैंने अपने बात को प्रमाणित कर दिया कि साहब समय के साथ सेक्शंस पीछे जाएंगे तो भारी नहीं होंगे, वो बराबर वैसे के वैसे ही रहेंगे जैसे कि शुरुआत के सेक्शन। सेक्शन नंबर 28 का लास्ट सेक्शन सेशन न्यायालय, कौन सा सेशन न्यायालय? असिस्टेंट सेशन कोर्ट। जनरल असिस्टेंट सेशन कोर्ट कितने साल की सजा दे सकता है? कल हमने पढ़ा था। पाँच बजे 10 साल तक की सजा दे सकता है, जबकि 5 बजे भी आने की तो इसने सर तक तो 5 बजे बुला तो मामला गंभीर करना बाबू। मृत्यु दंडादेश, अच्छा मृत्यु या आजीवन कारावास या 10 वर्ष से अधिक के कारावास के दंडादेश के सिवाय है ना कोई भी दंडादेश दे सकता है, मतलब 10 साल तक की सजा शामिल है और किसी भी तरह का जुर्माना शामिल। सेक्शन नंबर 29 28 जिसने लिखा सजा जो कोर्ट ऑफ सेशन और हाईकोर्ट दे सकेंगे। 29 में लिखा सजा जो मैजिस्ट्रेट्स की बात करें तो कौन कौन से मैजिस्ट्रेट हैं नलिनी? फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट, एडिशनल एडिशनल चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट, 4 तरह के हम लोग देखेंगे। सीजीएम की तुलना किसके साथ करोगे? कौन से मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट के साथ करेंगे? सीएमएम के साथ, चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट। और जेएम की तुलना के साथ में मतलब उसके साथ मतलब जुडिशियल मजिस्ट्रेट के साथ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट की पावर साथ चलेगी। आ जाओ साहब। चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट का न्यायालय मृत्यु या आजीवन कारावास या 60 वर्ष से अधिक की अवधि के कारावास के दंडादेश के सिवाय कोई भी दंडादेश दे सकता है जो विधि के द्वारा प्राधिकृत है। कितनी भी सजा दे सकता है जिसकी सजा उम्र टाइम पीरियड होगा 7 वर्ष तक। प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट का न्यायालय 3 वर्ष से अधिक की अवधि के कारावास है 10,000। ये जो 10,000 लिखा है उस 10,000 को बढ़ा के क्या कर दिया गया है? अच्छा सीआरपीसी में कोई अमेंडमेंट नहीं किया। अच्छा सीआरपीसी में अमेंडमेंट करेंगे तो फिर पूरे हिंदुस्तान भर में अमेंडमेंट होगा। तो क्या करती है अलग अलग स्टेट क्या करती है अपने हिसाब से नोटिफिकेशन जारी करती है और उसके हिसाब से जो प्रोविजन होता है वो उसमें मेंशन कर सकती है। तो स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा इस सीआरपीसी में अमेंड करने का कारण क्या है? सीआरपीसी कॉन्करेंट लिस्ट का विषय। सीआरपीसी इज अ सब्जेक्ट ऑफ कंकरेंट लिस्ट। और कंकरेंट लिस्ट कहाँ बता रखी है मुझे? हाँ कौन सा प्रोविजन में? नगमा समवर्ती सूची। कल परसों बात हुई थी अपने शायद जब हम सीआरपीसी पढ़ रहे थे। आप तो सीआरपीसी की दोनों क्लासों में मौजूद है। हाँ कौन से सूची में कौन से शेड्यूल में होती 3 सूचियां? जीतू 7th नंबर शेड्यूल। और 7th नंबर शेड्यूल में कितनी सूचियां देखा? कंकरेंट लिस्ट कौन सी लिस्ट है जिसमें कितने सब्जेक्ट? 47 प्लस 5। इसको याद रखना। कैसे याद रखोगे कि सर केंद्र सरकार ने क्या किया 1976 में एक अमेंडमेंट करके स्टेट्स की जो पावर थी ना चूंकि स्टेट लिस्ट में दे रखी थी उनको हटा के किस पे डाल दिया? जिसमें क्या हो सके 19 सब्जेक्ट में कौन कानून बना सके और केंद्र भी। तो इसको याद रखना कंकरेंट लिस्ट में जो सब्जेक्ट्स हैं वो कम से घटे नहीं है, कम से बढ़े। कारण क्या है? सेंट्रल गवर्नमेंट भी चाहे तो उसमें कानून बनाने के लिए एक ही अमेंडमेंट हुआ है। कोई भी पूछ ले कभी भी पूछ ले आपसे कि साहब इस विषय का नहीं इस लिस्ट का ये विषय कौन सा अमेंडमेंट में हटा? 42वां संविधान संशोधन 1976 सारे एक साथ वो अलग अलग पूछेंगे तो फिर धोखे में नहीं आ जाएगा। बस द्वितीय वर्ग मजिस्ट्रेट कितनी सजा? और 10,000 का जुर्माना नहीं सॉरी 5,000
उस 5,000 के जुर्माने को हमने छेड़ा ही नहीं। क्यों नहीं छेड़ा? नहीं है स्टेट अपने। सेकंड क्लास एजुकेशन मजिस्ट्रेट का प्रोविजंस राजस्थान में है। और मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट के न्यायालय, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के न्यायालय की शक्तियां होगी और महानगर मजिस्ट्रेट के न्यायालय प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट के न्यायालय की शक्तियां होगी। तो जेएम इज इक्वल टू एमएम, सीजेएम इज इक्वल टू सीएम। जुर्माना देने में व्यतिक्रम होने पर कारावास का दंडादेश 29 और 31, ये 2 सेक्शन में आज कर ही लेते हैं। टाइम क्या हुआ है? 7:51। 7:51 हो गया। हाँ हाँ